बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 134 मुलाहिज़ा फरमाएं। जहाज़ की तबाही का मुझे अफसोस था और अब मेरे अंदर की यही पूरी इसरार कुव्वत मुझे मौसम की सख्ती से बचा सकती थी। जानकी की हालत भी अब गैर हो रही थी। मुसलसल चलते रहने से टांगे तो शल हो रही थी, अब उस पर भी सर्दी का असर होने लगा था। बबली भी होले होले कांप रही थी। मैंने उसे अपने साथ लिपटा रखा था ताकि मेरे जिस्म की हरारत से थोड़ी बहुत गर्मी उसे पहुंचती रहे। अब फिर जमीन सख्त शुरू होगी। मैं उन दोनों को चलते रहने पर मजबूर करता रहा, लेकिन मैं जानता था कि उनकी हिम्मत जवाब देती जा रही है। नाहिद तो कदम कदम पर लड़खड़ा रही थी। जानकी अपनी हालत गैर होने के बावजूद उससे संभाले हुए थी। वो रात का आखिरी पहर था। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मेरे सीने से लिपटी हुई बबली थर थर कांप रही थी। नाहिद से अब वाकई ही नहीं चला जा रहा था। वो बार बार लड़खड़ा कर गिर रही थी। जानकी उसे संभालने की कोशिश करते हुए खुद भी डगमगा रही थी। एक मौके पर चलते हुए मेरे पैर को ठोकर लगी। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। बबली भी मेरे साथ गिरी। ये गनीमत था कि हमारे सामने झाड़ियां थी और बबली झाड़ियों में गिरी थी। इस तरह वो चोट लगने से महफूज रही थी। मुझे पहली मर्तबा झाड़ियों की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके साथ ही मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण सी जाग उठी। झाड़ियां या सब्जा वगैरह तो उसी जगह होता है जहाँ जमीन में पानी मौजूद हो, और उन झाड़ियों की मौजूदगी ये साबित करती थी कि कुर्बो जवार में कोई झील या दरिया मौजूद है। वो दरिया या झील कहीं आसपास भी हो सकती थी और मीलों दूर भी। बहरहाल एक उम्मीद बनी थी। मैंने बबली को गोद में उठा लिया और नाहिद और जानकी की हौसला अफजाई करता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो दोनों बड़ी मुश्किल से मेरा साथ दे रही थी। मैं अकेला अगर होता तो अब तक कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। तकरीबन 1 घंटे मजीद चलते रहने के बाद हम एक झील के किनारे पहुंच गए और खुशकिस्मती से चंद खंडर भी नजर आ गए। यहाँ यकीनन किसी जमाने में कोई बस्ती रही होगी जो इम्तदादे जमाना से खंडरात में तब्दील हो चुकी थी। नाहिद और जानकी एक जगह पर ढेर हो गई। मैंने बबली को भी उनके करीब बिठा दिया और खुद कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जहाँ सर्दी से महफूज रहा जा सके। ये बस्ती ज्यादा बड़ी नहीं थी। कोई मकान सलामत नहीं था। टूटी फूटी दीवारें रह गई थी। अलबत्ता इन मकानों से जरा हटकर एक टूटा फूटा मंदिर भी था। ये इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई थी और इसमें पनाह ली जा सकती थी। मैं जानकी वगैरह को मंदिर में ले आया। गहरी तारीकी में हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हम शिकस्ता दरवाजे में दाखिल होकर एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। बबली को जानकी ने गोद में ले लिया। अब मुझे भी थकन का एहसास होने लगा था। हम रात भर चलते रहे थे। उस वक्त आगे बढ़ते रहने का जज्बा था और थकन का एहसास नहीं हुआ था, मगर अब पड़ाव पर पहुंचते ही मेरा हौसला दम तोड़ गया। मैंने दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मेरे दाईं तरफ जानकी बैठी हुई थी और बाईं तरफ नाहिद थी। वो दोनों गहरे गहरे सांस ले रही थी। अंदर की फजा बाहर के मुकाबले में बहुत बेहतर थी, बल्कि नहायत खुशगवार थी। सर्दी का एहसास भी बतदरीज कम हो रहा था। मेरा दिमाग बोझल होने लगा। गुनूदगी तारी होने लगी थी। नाहिद मुसलसल करा रही थी। उसके कराने की हल्की हल्की आवाजें मेरी समा से टकराती रहीं, लेकिन फिर वो आवाजें भी मादूम होती चली गई। मैंने इनकी आगोश में पहुंच चुका था। आंख खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तरे खाक पर दराज पाया। नाहिद मेरे बाजू पर सर रखे इस तरह सो रही थी कि उसका हाथ मेरे सीने पर था और घुटने दोरे होकर पेट से मिले हुए थे। दिन की रोशनी हो रही थी। मैं कुछ देर तक आंखें मचमचाकर सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश करता रहा। मेरी दूसरी तरफ बबली भी गर्द आलूद फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। जानकी मुझे नजर नहीं आई। मैंने नाहिद को अपने से अलग हटाया और एक झटके से उठकर बैठ गया। मंदिर का हाल ज्यादा बड़ा नहीं था। एक तरफ टूटा फूटा सा चबूतरा था, हर तरफ मकड़ी के जाले तने हुए नजर आ रहे थे। एक चमगादड़ भी फड़फड़ाती हुई बाहर निकल गई, लेकिन चंद सेकंड बाद ही वापस आ गई और छत के करीब 1-2 चक्कर लगाने के बाद किसी तारीक गोशे में गायब हो गई। जानकी हाल में मौजूद नहीं थी। मैं उठकर बाहर आ गया। आसमान पर बादल छट गए थे और सूरज चमक रहा था। तेज धूप में एक लम्हे को मेरी आंखें चुंधे आ गईं और जब मेरी आंखें तेज रोशनी से मानूस हुई तो मैं इधर उधर देखने लगा। बाईं तरफ बस्ती के खंडरात थे और सामने तकरीबन 100 गज के फासले पर वो झील थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। झील के किनारों पर नारियल या उससे मिलते जुलते दरख्त भी लगे हुए थे, लेकिन थे बिल्कुल सूखे हुए। जानकी बाहर भी कहीं दिखाई नहीं दी। मेरी परेशानी बढ़ने लगी कि वो कहाँ जा सकती है। जानकी, मैंने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अलबत्ता दूसरी आवाज के बाद जानकी खंडरों की तरफ से आती हुई दिखाई दी तो मुझे इत्मीनान हुआ। एक बहुत बड़े स्याह बादल ने सूरज को ढांप लिया। मैं जानकी के साथ चलता हुआ झील के किनारे पर आ गया और फिर थोड़ी देर बाद ये बात मेरी समझ में आ गई कि यह बस्ती वीरान क्यों हुई थी। झील का पानी कड़वा था। हो सकता है किसी जमाने में झील का पानी मीठा रहा हो, जिसकी वजह से यहाँ ये बस्ती भी आबाद थी, लेकिन शायद किसी वजह से पानी का जायका तब्दील हो गया था। हो सकता है ज़ेरे ज़मीन नमकीन पानी की कोई रग झील के पानी से मिल गई हो
और इस तरह झील का सारा पानी नमकीन हो गया। ये पानी कड़वेपन की हद तक नमकीन था और यकीनन यही वजह थी कि यहाँ की आबादी किसी और जगह मुंतकिल हो गई थी और ये बस्ती वीरान हो गई थी। बेउरजान की झील के किनारे पर खड़े बातें कर रहे थे कि मंदिर की तरफ से नाहिद की चीख की आवाज़ सुनकर हम दोनों उछल पड़े। नाहिद की वो चीख बड़ी खौफनाक थी। मैंने मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। जानकी भी मेरे पीछे दौड़ी। नाहिद के साथ अब बबली की चीखें भी सुनाई दे रही थी। मैं मंदिर के दरवाजे में दाखिल हुआ तो अंदर का मंदिर देखकर इस तरह रुक गया जैसे जमीन ने पैर पकड़ लिया। नाहिद और बबली एक तरफ खड़ी बुरी तरह चीख रही थी और सामने गर्द आलूद फर्श पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसकी पेशानी से खून बह रहा था। उस आदमी को बिलाशुबा किसी भूत या इफरीत से तशबीह दी जा सकती थी। जिस्म के निचले हिस्से पर मैली सी धोती लिपटी हुई थी। जिस्म का बालाई हिस्सा बरहना था। उसकी रंगत तवे जैसी स्याह और सीना बालों से भरा हुआ था। दाढ़ी और मूंछों के बाल इस तरह आपस में मिले हुए थे कि मुंह का दहाना छुप कर रह गया था। माथे पर सफेद दाढ़ियां कुछ कसी बनी हुई थी। उसके करीब एक त्रिशूल भी पड़ा हुआ था। उसके गले में कपड़े के एक थैले का स्ट्रैप भी नजर आ रहा था और थैला शायद उसके नीचे दबा हुआ था। क्या हुआ? कौन है ये? मैंने हैरत से उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा। जानकी ने लपक कर बबली को गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। मैंने नाहिद को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर उसकी शर्ट पर खून के धब्बे देखकर उछल पड़ा। ये क्या? ये खून? ये एक अलग मामला है। नाहिद ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। पहले इसको देखो। पता नहीं कौन है, लेकिन ये वैशी आया कहाँ से? मैंने पूछा। पता नहीं। नाहिद अकलाई। मैं सो रही थी कि सीने पर बोझ महसूस करके मेरी आंख खुल गई। ये मेरे ऊपर झुका हुआ था। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर मैं चीख उठी। मैंने इसे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और जब ये दोबारा मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने अपने करीब पड़ा हुआ वो पत्थर उठाकर दे मारा। ये चोट खाकर गिर पड़ा। मैंने इधर उधर देखा तो तुम दोनों गायब थे। मेरी चीख सुनकर बबली भी जाग गई और इस वैशी को देखकर ये भी खौफ से चीखने लगी। तुम दोनों कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। उसने आखिरी अल्फाज जिस शाकी लहजे में कहे थे उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हमें महज वक्ती हम सफर नहीं अपना साथी समझने लगी थी। इसे तो मैं बाद में देखूंगा, मगर तुम्हारी शर्ट पर खून के ये धब्बे कैसे हैं? अगर हवाई जहाज के क्रैश लैंडिंग के दौरान में तुम्हें कोई चोट लगी थी तो तुमने बताया क्यों नहीं था? मुझे चोट नहीं लगी थी, नाहिद ने कहा। जब वो डाकू मुझे उठाकर ले जा रहा था तो मैंने उसके बाजू पर दांतों से काट दिया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने खूनख्वार भेड़िए की तरह मेरे सीने पर दांत काट दिए थे। मैं रात भर तकलीफ में मुब्तला रही हूँ। पैदल चलते रहने से तकलीफ कुछ और बढ़ गई। इस वक्त भी बड़ी अजियत महसूस कर रही हूँ। उस अजियत और कर्म का अंदाजा उसके चेहरे से लगाया जा सकता था। रात को रास्ते में मैंने कई बार उसे कराते हुए सुना था और उस वक्त मैंने कोई ख्याल नहीं किया था। मैं तो यही समझता रहा था कि वो सर्दी और थकन से करा रही थी, लेकिन अब मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आई थी। उसे सर्दी से बचाने के लिए मैंने अपनी टी शर्ट पहना दी थी जो अब खून आलूद हो चुकी थी। जानकी, तुम नाहिद को बाहर ले जाकर देखो, जख्म ज्यादा खतरनाक तो नहीं? मैं इस वैशी को देखता हूँ, मैंने जानकी से कहा और वो नाहिद और बबली को लेकर मंदिर से बाहर चली गई। और मैं सोच रहा था कि अगर जख्म ज्यादा खतरनाक भी हुआ तो हम क्या कर सकेंगे? आबादी से दूर इस वीराने में इसका इलाज तो नहीं हो सकता। वह उस शख्स की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो अभी तक बेहोश और बेइसु हरकत पड़ा हुआ था। उस शख्स को देखकर मेरे जहन में अचानक ही एक और ख्याल उभरा। इस कड़वे पानी की झील के आसपास तो किसी किस्म की जिंदगी के आसार नहीं थे। अलबत्ता नवा में कोई बस्ती जरूर मौजूद होगी। इस शख्स का ताल्लुक भी उसी बस्ती से होगा। और फिर अचानक मैं चौंक गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उस शख्स ने एक आंख में जरा सी झुर्री पैदा करके मेरी तरफ देखा हो। ये मेरा वहम भी हो सकता था। मैंने उसके पैर पर हल्की सी ठोकर मारी। अगर तुम होश में आ चुके हो तो शराफत से उठ जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने तरीके से होश में लाने की कोशिश करूंगा। मैंने उसके पैर पर एक और हल्की सी ठोकर मारते हुए कहा। उस शख्स ने पट से आंखें खोल दी। चलने में मेरी तरफ देखता रहा। फिर हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसने ना सिर्फ करीब पड़ा हुआ त्रिशूल उठा लिया बल्कि मुझ पर हमला आवर होने की भी कोशिश की। मुझे उस वैश्य से इस इक़दाम की तवक्को नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं गाफिल भी नहीं था। उसने त्रिशूल से मेरे पेट पर वार करने की कोशिश की थी। वह बरकी सूरत से एक तरफ हट के और त्रिशूल को पंजे के पीछे डंडे से पकड़ लिया। त्रिशूल का डंडा तकरीबन 4 फुट लंबा था। दूसरा सिरा उस वैशी के हाथ में था। मैं त्रिशूल को अपनी तरफ खींच रहा था। वो शख्स बड़ी तेजी से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन त्रिशूल का डंडा उसने हाथ से नहीं छोड़ा। मैं उसे अपनी तरफ खींचने लगा और फिर उसने वही हरबा इस्तेमाल किया जो ऐसे मौके पर किया जाना चाहिए था। उसने अचानक ही डंडा हाथ से छोड़ दिया। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल गिरा। इससे पहले कि मैं संभलने की कोशिश करता उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मुझे यूं लगा जैसे वजनी चट्टान मेरे ऊपर गिर पड़ी हो। मैं उसके बोझ के नीचे दब गया। वो दोनों हाथ मेरे गले पर दबाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी दोनों कलाइयों पर हाथ जमाए और उसके पंजों को अपने गले से दूर रखने की कोशिश करने लगा। उसके नाखून भेड़िए के पंजों की तरह नुकीले थे। अगर वो मेरे गले तक पहुंच जाते तो यकीनन मेरा नरखड़ा उधेड़ कर रख देते। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांगें दोहरी करने लगा और फिर पैर उसके पेट पर जमाकर पूरी कुव्वत से ऊपर उछाल दिया।
वो मेरे ऊपर से होता वो पुश्त के बल पीछे गिरा। मैं बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। उसने भी उठने में देर नहीं लगाई। वो दोनों पंजे फिसला कर किसी भेड़िए की तरह हुर्राता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें इस कदर सुर्ख थी जैसे खून टपक रहा हो। वो मुझे गिरफ्त में लेने के लिए लपका, मगर मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। वो अपनी झोंक में आगे निकल गया। मैंने पीछे से उसके कूल्हे पर एक जोरदार किक रसीद कर दी। वो लड़खड़ाता हुआ सामने वाली दीवार से टकरा गया। उसकी पेशानी पर पहले ही चोट लगी थी। दीवार से सर टकराने से एक और चोट लगी तो वो बिल उठा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो पलट पड़ा। इसमें शुबा नहीं कि वो सांड की तरह ताकतवर था। उस पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं था, और इस वक्त वो सांड ही की तरह बिफर गया था। वो भुनकारता हुआ आगे बढ़ा तो मैं ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। मेरी फ्लाइंग किक उसके सीने पर लगी और वो बिल उठा। मेरा ख्याल था कि वो ढेर हो जाएगा, लेकिन वो महज लड़खड़ा कर रह गया। दूसरे ही लम्हे वो संभल कर मेरी तरफ बढ़ा। वो जैसे ही करीब पहुंचा, मैंने उसके पेट पर स्ट्रीट किक रसीद कर दी। वो जरा सा आगे झुका तो मैंने मौके से फायदा उठाते हुए साइड किक लगाई और फिर संभलने का मौका दिए बगैर उस पर कीकें बरसाता रहा। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही। गोश्त के उस पहाड़ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने एक और फ्लाइंग किक लगाने की कोशिश की तो उसका दाव चल गया। उसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मेरी दोनों टांगें पकड़ ली और मुझे उल्टा लटका दिया। मैं भी अच्छे कद काट और तनुतोष का मालिक था, लेकिन उसने मुझे चूहे की तरह अपने सामने उल्टा लटका रखा था। मेरा सर उसके पैरों से चंद इंच ऊपर था। मैंने दोनों हाथ उसके टखनों से जरा ऊपर पिंडलियों पर जमा दिए और उसे अपनी जगह से हिलाने की कोशिश करने लगा, मगर वो बड़ी मजबूती से अपनी जगह पर जमा हुआ था। मैं उसकी टांगों को जोर से झटके देता रहा, मगर मेरी कोई कोशिश कामयाब ना हुई। उसने मेरी टांगों को झटका देकर छोड़ दिया। पहले मेरा सर जमीन से टकराया। मैं पूरे कद के साथ किसी कटे हुए दरख्त की तरह जमीन पर गिरा। एक लम्हे को तो यूं महसूस हुआ जैसे मेरी गर्दन कंधों के अंदर धंस गई हो। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था कि उस वैशी ने पैर मेरे सीने पर रख दिया। मुझे दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। वो मेरे सीने पर पैर का बोझ बढ़ाता जा रहा था। उसके साथ ही वो दूसरा पैर जमीन से उठा रहा था। मेरी आंखों के सामने तारीकी छाने लगी और फिर अचानक मुझे याद आ गया कि शाओलिन टेम्पल में जब मैंने अपने अंदर ची की कुव्वत पर काबू पाया था तो कई मन वजनी पत्थर सीने पर रखकर हथौड़े से तुड़वाया था। वो मेरी ची की कुव्वत थी जिसने उस वक्त ना मुझे सीने पर पत्थर का बोझ महसूस होने दिया था और ना ही वजनी हथौड़ों की ज़रब। वो सब कुछ याद आते ही मैंने इस वक्त भी ची की कुव्वत से काम लेने का फैसला कर लिया। मैंने आंखें बंद कर ली और सांस रोक लिया, और जब गहरा सांस लिया तो मेरी मुश्किल हल हो चुकी थी। वो अब मेरे सीने पर अपना पूरा बोझ डाल रहा था, लेकिन अब मैं ना तो सीने पर दबाव महसूस कर रहा था और ना ही घुटन महसूस हो रही थी। उसका दूसरा पैर जमीन से 6 इंच के करीब ऊपर उठा हुआ था। मैंने वो पैर पकड़ लिया और पूरी कुव्वत से मोड़ते हुए जोरदार झटका दिया। उछलकर पीछे गिरा। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने भी संभलने में देर नहीं लगाई। इससे पहले कि मैं उस पर हमला करता वो पहल कर गया। उसने बड़ी फुर्ती से लपक कर मुझे गिरफ्त में लेकर सर से ऊपर उठा लिया और पूरी कुव्वत से एक तरफ उछाल दिया। मैं दीवार से टकराकर भद की आवाज से नीचे गिरा। दीवार से टकराने और नीचे गिरने से मेरे अंदर का सारा सिस्टम हिल कर रह गया। दिमाग में धमाके होने लगे। मेरे संभलने से पहले उसने फिर हमला कर दिया और इस मर्तबा वो मेरे जिस्म पर ताबड़तोड़ ठोकरें बरसा रहा था। एक ठोकर मेरे सर पर लगी, मेरा दिमाग हिल गया। पहले आंखों के सामने नीली चिंगारियां रक्स करने लगी और फिर अंधेरे की चादर फैलने लगी। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। मुझे अपने आप को संभालना था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरे हवास इस तरह हो गए तो मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात शुरू हो जाएंगे। मैं सर को जोर जोर से झटकता रहा। मेरी ये कोशिश बार आवर साबित हुई। तारीकी कम होने लगी। मेरे आवाज बहाल हो रहे थे। मैं वो मुश्किल संभल पाया था कि उसने जमीन पर पड़ा हुआ तरशोल उठाकर मुझ पर हमला कर दिया। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। तरशोल की अगली तीनों नोकें जमीन में बेहोश हो गई। अगर मुझे वहां से हटने में एक लम्हे की भी ताखीर होती तो तरशोल मेरे सीने के आर पार हो चुका होता। तरशोल जमीन में गड़ा हुआ था। उसका दस्ता अब भी उस वैशी की गिरफ्त में था। मैंने दोनों हाथ डंडे के दरमियानी हिस्से पर जमाए और पूरी कुव्वत से उछलकर दोनों पैरों की भरपूर किक उसके सीने पर रसीद कर दी। मेरा ये वार कारगर साबित हुआ। वो बिल उठा और लड़खड़ाता हुआ पुष्ट के बल गिरा। मैं तेजी से उठकर खड़ा हो गया। तरशोल अभी तक जमीन में गड़ा हुआ था। मैंने डंडे से पकड़कर तरशोल को खींच लिया और अपने हरीफ की तरफ लपका। उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक पैर उसके पेट पर रख दिया और तरशोल के दस्ते को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया। वो शख्स अब मुकम्मल तौर पर मेरे रहमो करम पर था। मेरे हाथों का एक मजबूत झटका उसकी जिंदगी का खात्मा कर सकता था। उसने भी शायद सूरत-ए-हाल को भांप लिया था। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से कुछ और स्याह पड़ गया। सुर्ख अंगारा आंखों में वैश्य सी भर गई और फिर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके साथ ही उसकी भीख मांगती हुई आवाज सुनाई थी, हमारे को मत मारो भैया, हम तुम्हारा क्या बिगाड़त है, क्षमा कर दो हमको। अचानक एक और ख्याल कूदे की तरह मेरे जहन में लपका। मुझे इल्म नहीं था कि हम लोग जहाज की तबाही की जगह से कितनी दूर निकल आए थे और ये कौन सी जगह थी।
कोई बस्ती यहाँ से कितनी दूर थी, ये शख्स हमारी उम्मीदों का वाहिद मरकज था। यही हमें किसी आबादी तक ले जा सकता था। अगर इसे मार दिया तो हम फिर वैराने में भटकते रहेंगे। वैसे भी ये हकीकत है कि मेरा उसे जान से मार देने का कोई इरादा नहीं था। मुझे तो इस बात पर गुस्सा था कि पहले उसने सोई हुई नाहिद को माले गनीमत समझकर उस पर मुजरिमाना हमला करने की कोशिश की थी। खुशकिस्मती से उसकी आंख खुल गई और उसने करीब पड़ा हुआ पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। पत्थर कनपटी पर किसी नाजुक जगह पर लगा और जिससे वो वक्ती तौर पर बेहोश हो गया था। और फिर होश में आ जाने के बाद भी वो बेहोश होकर मकर किए रहा और मकारी से काम लेते हुए उसने तरशोल से मुझ पर हमला करने की कोशिश की। अगर मैं गाफिल होता तो उसके पहले ही हमले में मारा जाता, और अब वो मेरे सामने पड़ा मुझसे जिंदगी की भीख मांग रहा था। उस औरत ने क्या कसूर किया था कि तुम उसे मारना चाहते थे? या हम उस नारी को मारना नहीं चाहता, कुछ भी करन को नहीं था, वो की आया। हम तो उसको देखकर हैरान हुए था कि वो इस वैरान मंदिर में कहां से आई रहे। तो हम तो वेखण को जुगत गया। राम कसम, हम उस नारी को कुछ करन का नहीं था। फिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैंने कहा, हमका गलती हो गई, क्षमा कर दो ना। वो बोला, राम बलि करेगा, हम इसका प्रायश्चित कर दूंगा। ठीक है, मैंने उसके पेट पर से पैर हटा लिया, लेकिन अगर तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं वचन देवे तू बाया। वो उठते हुए बोला, तुम महान हो जाया, तुमने हमका जीवन दान कर दिया, एक गरीब सन्यासी का जीवन दान कर दिया, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। वो राजस्थानी जबान बोल रहा था, उसके बाद अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं उसकी बातों का मफहूम बखूबी समझ रहा था। मैं उसे उठाकर मंदिर से बाहर ले आया। तरशूल मेरे हाथ में था, लेकिन मुझे तवक्को थी कि अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। एक और बात मेरे लिए हैरत का बायस थी, हमारी इस धींगा मुश्ती और उठा पटक के बावजूद कपड़े का वो थैला अभी तक उसी के गले में लटका हुआ था। बाहर धूप छाँव का मंदिर था। सूरज कभी बादलों के पीछे छुप जाता और कभी तेज धूप चमकने लगती। जानकी और नाहिद मंदिर की इमारत से 20-25 गज दूर एक जगह बैठी हुई थी। बबली भी उनके करीब मौजूद थी। इस वैची को मेरे साथ देखकर नाहिद के चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए लहरा गए। अब इसे डरने की जरूरत नहीं, मैंने कहा, यह हमारा मती हो चुका है, अब ये कोई हरकत नहीं करेगा। तरशूल भी मेरे हाथ में था, इसलिए नाहिद कुछ मुतमईन हो गई। अलबत्ता बबली डर कर अपनी माँ की टांगों से लिपट गई थी। इस वैची ने नाहिद और जानकी के सामने हाथ जोड़ दिए और माफी मांगने लगा, और फिर वो बताने लगा कि ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। वो पिछली तरफ के रास्ते से मंदिर की इमारत में दाखिल हुआ तो एक औरत और एक बच्ची को जमीन पर पड़े देखकर हैरान हो गया था, और फिर नाहिद की कमीज पर खून के धब्बे देखकर वो समझ गया था कि वो जख्मी है। वो इसे देखने के लिए ही इस पर झुका था कि नाहिद की आंख खुल गई। उसके चीखने से ही सन्यासी उछलकर पीछे हट गया और नाहिद ने करीब पड़ा हुआ पत्थर उठाकर उस पर दे मारा, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। और बाद में जो कुछ भी हुआ गलतफहमी की बिना पर हुआ था, और अब वो बारी बारी इन दोनों से माफी मांग रहा था। नारी के सीने पर जख्म कैसा है भैया? ये कैसे घायल हुई थी? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने उसे बताया कि जख्म कैसे लगा था, तो उसने फौरन ही गले में लटका हुआ थैला उतार लिया और जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने थैले में से 3-4 छोटी छोटी डिबिया निकाल ली और फिर एक डिबिया मुंतखिब करके मेरी तरफ देखते हुए मदम लहजे में कुछ कहने लगा। वो नाहिद के सीने का जख्म देखना चाहता था, मगर नाहिद उसके लिए तैयार नहीं थी। उसने डिबिया जानकी के हाथ में थमा दी और उसे बताने लगा कि इसमें थोड़ा सा मरहम निकाल कर उस जख्म पर लगा दे। जानकी नाहिद को वहां से कुछ दूर ले गई और एक शिकस्ता दीवार की आड़ में बैठकर उसके जख्म पर मरहम लगाने लगी। चंद मिनट बाद वो वापस आ गई। जानकी ने डिबिया सन्यासी को लौटा दी। सन्यासी ने बताया कि इस इलाके में सांप और बिच्छू बकसरत पाए जाते हैं। दूसरी डिब्बियों में ऐसे मरहम मौजूद हैं कि जहरीले से जहरीले सांप या बिच्छू के कांटे के जख्म पर फौरी तौर पर लगा दिया जाए तो जहर का असर जायल हो जाता है। उसका नाम वासे देव था। पेशे के लिहाज से वो सन्यासी ही था और बाज़ दवाओं की तैयारी के लिए जड़ी बूटियों की तलाश में इस तरफ आता रहता है। बहुत सी दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां ऐसे इलाकों में पाई जाती हैं जहाँ खारा पानी हो। यहाँ एक ऐसी जड़ी बूटी भी पाई जाती है जिससे तैयार की जाने वाली दवा से मिर्गी का कामयाब इलाज किया जा सकता है। और भैया, वो मेरी तरफ देखकर राजदाराना लहजे में बोला, यहाँ से छोटे छोटे जानवर भी पाए जावत हैं जिनकी चर्बी से तैयार होने वाली दवा 100 साल बूढ़े को भी जवान बना देवत है। राजस्थान के बड़े बड़े राजा महाराजा हमसे ये दवा खरीदत है। तुम कहाँ से आए हो? मैंने मौजू बदलते हुए पूछा। मेरा मतलब है करीब तरीन बस्ती यहाँ से कितनी दूर है? उधर 5 कोस की दूरी पर एक छोटी सी बस्ती है, उसने एक तरफ इशारा करते हुए बताया। उसके कहने के मुताबिक वो बस्ती चंद घरों पर मुश्तमिल थी, जबकि उससे 10-12 कोस आगे एक और बड़ा गांव है। वो खुद जोधपुर का रहने वाला है और जड़ी बूटियों और अपनी दवाओं की तैयारी के लिए इन छोटे छोटे जानवरों की तलाश में फिरता रहता है, जो उसके कहने के मुताबिक शक्ल सूरत में छिपकली से मिलते जुलते मगर साइज में उससे किसी कदर बड़े होते हैं। जोधपुर कितनी दूर है? मैंने पूछा। दूनपुर गांव से 6-7 घंटे का रास्ता है, वहां से बसें चलती हैं, वासे देव ने बताया।
हमारा जहाज जब एयर पॉकेट में फंसा था तो एयर होस्टेस ने ऐलान किया था कि जहाज को जोधपुर एयरपोर्ट की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी, मगर ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और रेगिस्तान में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। तुमने या बस्ती के दूसरे लोगों ने कल शाम किसी हवाई जहाज को गिरते हुए देखा था? मैंने सवाल किया। नहीं भैया, उसने नफी में हिस्सा लाया। मैं कल दिन में उस बस्ती में पहुंचा था। किसी जहाज को गिरते हुए क्या इस बस्ती के ऊपर से भी गुजरते हुए नहीं देखा था। अब तक मैंने उसे ये नहीं बताया था कि हम कौन हैं और इस वीराने में कैसे पहुंचे हैं, लेकिन अब मैंने उसे सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। वो हैरत से हमारी सूरतें देखता रहा। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था कि हम रात भर रेगिस्तान में पैदल चलते रहे। क्या तुम हमें किसी बस्ती तक पहुंचा सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं महाराज। वो बोला, 5 कोस कोई ज्यादा दूर तो नहीं है, हम 1 घंटे में पहुंचा देंगे। तो फिर चलो, अब हमें यहीं बैठे बैठे वक्त जाया नहीं करना चाहिए, मैंने कहा और उठकर जाने के लिए तैयार हो गया। हम झील के किनारे के साथ साथ चलते हुए दूसरी तरफ आ गए। आगे तहद्दे निगाह हमारे सामने रेगिस्तान फैला हुआ था। कहीं कहीं कांटेदार झाड़ियां भी थी। सन्यासी वासुदेव आगे आगे चल रहा था। मैं बबली को उठाए उसके पीछे था। वासुदेव का त्रिशूल मेरे ही पास था। सन्यासी से किसी धोखे की तवक्को नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं मोहतात था। कुछ फासले तय करने के बाद मैंने बबली को जानकी के हवाले कर दिया और वासुदेव के साथ साथ चलता हुआ उससे बातें करने लगा। बबली के ठिठकने की आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। क्या बात है बबली, थक गई हो? मैंने पूछा। हाँ, बहुत थक गई हूँ अंकल, मुझे भूख भी लग रही है, बबली ने ठिठकते हुए जवाब दिया। और तब ये खौफनाक इंकिशाफ हुआ कि कल दोपहर से हमने कुछ नहीं खाया था। बेंगलुरु से टेक ऑफ करने के बाद जहाज में मुसाफिरों को खाना सर्व किया गया था और मुंबई से टेक ऑफ करने के बाद चाय सर्व की जाने वाली थी कि जहाज एयर पॉकेट में फंस गया। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप जान चुके हैं। बबली वहाँ की बहुत साबिर लड़की थी जो अब तक खामोश रही थी। रात भर के सफर के दौरान भी उसकी जबान पर हरफे शिकायत नहीं आया था, लेकिन अब शायद उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी और उसने पहली बार भूख की बात की थी। वासुदेव, मैं उसके करीब पहुंच गया। तुम्हारी जंबील में खाने की कोई चीज है या नहीं? मैंने उसके थैले को छूते हुए कहा। जंबील का मतलब वो समझा हो या ना समझा हो, मगर थैलों को छूने से वो मेरी बात का मतलब समझ गया था। खाने की चीज? हाँ, रोटी है और अचार भी। वो रुक गया और थैला गले से उतार लिया। बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स की तरह एक पुराना सा प्लास्टिक का डिब्बा था जो एक पुराने से शॉपिंग बैग में लिपटा हुआ था। उससे पहले शॉपिंग बैग खोला, फिर डिब्बा। उसमें 2 मोटी मोटी रोटियां थी और उस पर मिर्चों का अचार रखा हुआ था। ऊपर वाली रोटी तो अचार से आलूद हो गई थी। मैंने नीचे वाली रोटी अलग करके बबली को दे दी। वो बेचारी बहुत भूखी थी, फौरन ही दांतों से नवाले तोड़ तोड़ कर खाने लगी। तुम खाओगे वासुदेव? मैंने सन्यासी से पूछा। ना भैया, वो बोला, हमका अभी भूख नहीं है, बस्ती में जाकर खा लेऊंगा, तुम लोग पेट पूजा कर लियो। पेट पूजा? मैं मुस्कुरा दिया। मैंने एक नवाला तोड़कर अपने मुंह में रख लिया और बाकी रोटी जानकी के हाथ में दे दी। जानकी को मैं अच्छी तरह जानता था, उसे भूख जरा भी बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन इंतहाई हैरत की बात थी कि 24 घंटे की भूखी होने के बावजूद उसने कोई फरियाद नहीं की थी। उसकी वजह भी मैं समझ सकता था। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस वीराने में खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जानकी ने रोटी को उलट पलट कर देखा, फिर बड़ी ईमानदारी से रोटी को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा नाहिद को दे दिया और दूसरा हिस्सा खुद नदीदों की तरह खाने लगी। और फिर आर की मिर्च चबाते ही वो चिल्लाने लगी, पानी पानी। वो सी सी करते हुए इधर उधर देखने लगी। बावली हुई हो? मैंने कहा। यार रेगिस्तान में तुम्हें पानी कहाँ से मिलेगा? किसने कहा था मिर्च चबाने को? वासुदेव चलते चलते रुक गया। उसने मुस्कुराकर जानकी की तरफ देखा और फिर थैले में से मुटियाले रंग की एक गोली निकालकर जानकी की तरफ बढ़ा दी। ये चूस ले सुंदरी, सारी प्यास मर जाएगी। अगर आम हालात में वासुदेव से आमना सामना होता तो जानकी उसे करीब भी ना पटकने देती। वो नहायत बदहुइयत और करीब सूरत था, मगर सूरत हाल ऐसी थी कि जानकी ने न सिर्फ उसके हाथ की दी हुई रोटी खा ली थी, बल्कि वो गोली भी निकल गई थी। वो गोली वाकई हैरत अंगेज तौर पर तासीर थी। मुंह में रखने के चंद सेकंड बाद ही जानकी पुरसुकून होती चली गई। अब उसे ना तो मिर्चें लग रही थी और ना ही प्यास। और तुम्हारा क्या हाल है? मैंने चलते चलते नाहिद की तरफ देखा। लगता है वो मरहम लगाने से तुम्हें भी फायदा हुआ है। हाँ, नाहिद ने जवाब दिया। वो तकलीफ तकरीबन 90% खत्म हो चुकी है। सन्यासी की ये मरहम तो तरियाक साबित हुई है मेरे लिए। हम बातें करते हुए चलते रहे। बबली को मैंने फिर कंधे पर उठा लिया। वासुदेव ने कहा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा 5 कोस का फासला तय करना होगा। हम 2 घंटों से मुसलसल चल रहे थे, मगर ये फासला खत्म होने में नहीं आ रहा था। इस रेगिस्तान में दूर दूर तक किसी बस्ती के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। आधा घंटा मजीद चलते रहने के बाद हम एक टीले पर रुक गए। दूसरी तरफ नशेब में बहुत दूर कुछ बिखरे हुए दरख्त नजर आ रहे थे। उन्हीं दरख्तों में चंद मकानों के हेवले भी दिखाई दे रहे थे। हम जैसे जैसे करीब पहुंचते रहे वो मकान वाज़ेह होते चले गए। हमें वहां पहुंचने में आधा घंटा और लग गया। वो कोई बाकायदा आबादी नहीं थी। 5-6 कच्चे मकान थे। एक महदूद रकबे पर नारियल के कुछ दरख्त और थोड़ा बहुत सब्जा था, जिसके वस्त में एक छोटी सी झील नजर आ रही थी, बल्कि झील की बजाय एक बड़ा तालाब कहना मुनासिब होगा।
और चंद घरों पर मुश्तमिल ये आबादी भी पानी के उस मुख्तसर से जखीरे की वजह से थी। मैंने सहराओं में नखलिस्तान के बारे में सुना था और ये एक छोटा सा नखलिस्तान ही था। जेर जमीन पानी चश्मे की तरह बहकर एक बहुत बड़े तालाब की सूरत में जमा हो गया था, जो इस मुख्तसर सी आबादी का बायस बन गया था। तारील के अलावा यहाँ कुछ और दरख्त भी थे जिन्हें मैं शिनाख्त नहीं कर सका। इन दरख्तों के नीचे 5-6 ऊंट और 3 गधे बंधे हुए थे। इन जानवरों के अलावा किसी और ज़ीरू का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। इन मकानों का रुख तालाब की तरफ था। हम ऊपर से घूमकर सामने पहुंचे तो एक दरख्त के नीचे चारपाई पर 2 आदमी पड़े हुए नजर आ गए। हमें देखकर वो दोनों उठ गए। दोनों के लिबास उन डाकुओं से मुख्तलिफ नहीं थे जिन्होंने जहाज के मुसाफिरों पर हमला किया था। बड़ी बड़ी मूंछों से उनकी शक्लें भी बड़ी खौफनाक हो गई थी। उन दोनों के कंधों पर राइफलें टंगी हुई थी और दोनों के सीनों पर क्रॉस करते हुए बेल्ट थे जिनमें गोलियां भरी हुई थी। उन्हें देखकर मेरा माथा ठिंका और मेरे जहन में उसी वक्त एक ख्याल उभरा कि हम एक मुसीबत से निकलकर किसी और बड़ी मुसीबत में फंसने वाले तो नहीं हैं। ये कौन है वासुदेव? इन्हें इधर क्यों लेकर आए हो रे? उनमें से एक आदमी ने पूछा। उसका कद 6 फुट से किसी तरह कम नहीं था। ये परदेसी हैं विजय ठाकुर, वासुदेव ने जवाब दिया। उधर रेगिस्तान में भटक रहे थे। बोले थे किसी जहाज से गिरत गए थे। बेचारे बहुत परेशान थे। मैं इन्हें इधर ले आया, शहर जाने का है। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तो उस शख्स ने सन्यासी को घूरा। जहाज से गिरत गिवे हैं तो बच कैसे हैं ये लोग? हम का तो यही बोलत है जी, वासुदेव ने जवाब दिया। अच्छा, बहुत बुरी हालत हो रहे थे इनकी। इन नारियों को शीला माई के पास ले जाओ और जवान तुम इधर को आ जाओ हमारे कन्ने। नारायण जा शीला माई से कहकर इनके भोजन का बंदोबस्त करो, मुझे तो ये भूखे दिखत हैं। वासुदेव और नारायण जानकी, नाहिद और बबली को लेकर मकान के दरवाजे की तरफ चल पड़े। अंदर दाखिल होने से पहले जानकी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा था। बैठ जा मूर्ख, विजय ठाकुर ने चारपाई की तरफ इशारा किया। और बता तुम कौन लोग हो और जहाज वाली बात क्या है? मैं चारपाई पर बैठ के और कुछ देर बाद मैं विजय ठाकुर को जहाज के बारे में बताने लगा। इसी दौरान में उसका वह साथी नारायण पानी का गिलास ले आया। मुझे वाकई बहुत शिद्दत की प्यास लग रही थी। एक ही सांस में मैंने पूरा गिलास खाली कर दिया। चलने में खामोश रहा और एक बार फिर उन्हें अपनी दास्तान सुनाने लगा। उन दोनों के चेहरों से लगता था जैसे उन्हें मेरी बात का यकीन ही न आया हो और उसकी तस्दीक भी हो गई। मेरे खामोश होने पर विजय ठाकुर ने कहा, तुम्हारी बात अपने हल्क से ना उतरे है भाइया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। पर तुम जिन डाकुओं की बात करत हो ना, वो राणा शमशेर सिंह का गिरोह है। ये इलाका उसी का है ना? वो तो यहाँ से 50 कोस दूर ही रहता है। अच्छा भैया, उसने गहरा सांस लिया। तुम कहा तो हम मान लेता हूँ। तुम लोग शहर जाने का है ना? पहुंचा देवेंगे, जरूर पहुंचा देवेंगे। पर आज का दिन और रात यहाँ रहना पड़ेगा, कल सवेरे चलेंगे। थोड़ी देर बाद ही दाईं तरफ मकान से एक और आदमी बरामद हुआ। उसका उलिया भी उससे मिलता जुलता ही था। सर पर सिंदूरी रंग की पगड़ी थी। विजय ठाकुर तेज लहजे में उससे बातें करने लगा। उनकी गुफ्तगू का एक लफ्ज भी मेरी समझ में नहीं आ सका था। दूसरा आदमी सर हिलाता रहा और फिर ऊंटों की तरफ चला गया। उसने एक ऊंट की रस्सी खोली और कुछ ही देर बाद वो ऊंट पर सवार रेगिस्तान की तरफ जा रहा था। मैं चारपाई पर पैर लटकाए बैठा हुआ था। बेपनाह थकन की वजह से ऊँग सी तारी हो रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खुली रखे हुए था। तकरीबन आधे घंटे बाद नारायण और वासुदेव भी मकान से बाहर आ गए। नारायण ने एक थाल उठा रखा था जिसमें 2 रोटियां और एक कटोरी में अचार रखा हुआ था। दूसरे कटोरे में ऊंट के कुछ गोश्त के तले हुए कतले रखे हुए थे। खाना खाने के बाद मेरे लिए बैठे रहना भी मुश्किल हो गया। मैं चारपाई पर लेट गया। विजय ठाकुर वगैरह सामने दूसरी चारपाई पर बैठे हुए थे। उनकी बातों की आवाज मक्खियों की बिनबिनाट की तरह मेरी समाज से टकरा रही थी। मेरी आंखें बंद हो गई और मैं नींद की गहराइयों में उतरता चला गया। मेरी आंख खुली तो सफेद हो रही थी। अगरचे आवाज चल रही थी लेकिन उसमें हल्की सी तपश थी और मेरा जिस्म पसीने में तर था। दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। मैं कुछ देर तक तो चारपाई पर लेटा बेमैनी निगाहों से इधर उधर देखता रहा, फिर उठकर बैठ गया। मेरे आसपास कोई नहीं था लेकिन चंद मिनट बाद ही वासुदेव एक मकान से निकलकर सामने आ गया। बहुत सोया हो महाराज, वो मेरे करीब आते हुए बोला। हाँ, थकन बहुत थी, गहरी नींद आ गई। मैंने कहा, वो तीनों कहाँ हैं? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो तीनों भी सो रहे थे, वासुदेव ने जवाब दिया। इसी दौरान में रेगिस्तान में एक तरफ धुएं का बादल उठता हुआ दिखाई दिया तो वासुदेव दरख्तों से निकलकर जरा आगे चला गया। मैं भी उस तरफ देखने लगा। वो कोई शुतर सवार था जो इसी तरफ आ रहा था। ऊंट के दौड़ने से रेत उड़ रही थी। मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा उस तरफ देखता रहा। शुतर सवार लम्हा भलमा करीब आता गया। वासुदेव तेज कदम उठाता हुआ एक मकान में चला गया और मैं वहीं खड़ा उस शुतर सवार को देखता रहा जो करीब पहुंच गया था। उसके मुंह पर डांटा बंधा हुआ था, आंखों के अलावा पूरा चेहरा छुपा हुआ था। दरख्तों के नीचे पहुंचकर ऊंट रुक गया। उसका सवार मेरी तरफ देखने लगा। वो ऊंट को बिठाकर नीचे उतर आया और चेहरे का डांटा खोल दिया। उसके दाढ़ी नहीं थी मगर मूंछें बड़ी खौफनाक थी।
थोड़ी बार दाईं तरफ तकरीबन 1 इंच लंबा जख्म का निशान था और आंखें सुर्ख थी। उसने मेरी तरफ देखकर दोनों हाथों से नमस्कार किया मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। इसी दौरान में विजय ठाकुर वगैरह भी मकान से बाहर आ गए और सब लोग दरख्त के नीचे बिछी हुई चारपाइयों पर बैठ गए। वासुदेव ने पानी का एक गिलास छूतर सवार की तरफ बढ़ा दिया जिसे वो एक ही सांस में घटाघट पी गया। वो खालिस हिंदी जबान में बातें कर रहे थे। एक आध लफ्ज ही मेरी समझ में आ रहा था, लेकिन एक आध लफ्ज से पूरी गुफ्तगू का मफहूम अखज़ करना मुश्किल था। मैं उठकर वहां से तकरीबन 20 गज दूर तालाब की तरफ आ गया और किनारे पर बैठकर मुंह हाथ धोने लगा। मैं 20-25 मिनट तक वहां बैठा रहा और फिर बबली की आवाज सुनकर चौंक गया। वो अंकल अंकल कहती हुई मेरी तरफ दौड़ी आ रही थी। जानकी और नाहिद एक दरख्त के नीचे खड़ी थी और विजय ठाकुर वगैरह चारपाइयों पर बैठे हुए थे। मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। उन दोनों के साथ एक बारी बरकम और दराज कामत औरत भी थी जिसने राजस्थानी लिबास पहन रखा था। मैं बबली के साथ उनके करीब आ गया। वो बारी बरकम औरत शूटर सवार से कुछ कह रही थी। मैंने चुभती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने मुख्तसर सी चोली और फूलदार कपड़े का घाघरा पहन रखा था। उसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी। रंगत तांबे जैसी और चेहरे के नकूश खासे दिल फरेब थे। इस उम्र में भी वो बड़ी पुरकशिश लग रही थी। शीला माई, विजय ठाकुर उस औरत से कह रहा था, ये नारियां तुम्हारी मेहमान है मगर तुम इनकी देखभाल पर तवज्जो नहीं दी। अरे ये सो रही थी ठाकुर। उस औरत ने जिसे शीला माई कहकर मुखातब किया गया था जवाब दिया। अभी सूरज ढल जाए तो ये स्नान करके कपड़े बदल लेवेंगी, फिर तुम इनको देखते ही रह जाओगे। ठीक है, अब तुम जाओ इनको और इनका ख्याल रखो, विजय ठाकुर ने कहा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम भी स्नान कर लो भाइया, तुम्हारे शरीर पर भी रेत जमी हुई है। उधर तालाब में एक खाड़ी सी निकली हुई है, उधर को चले जाओ। उसने एक तरफ इशारा किया। शीला माई जानकी वगैरह को लेकर अंदर जा चुकी थी। मैं उसके बाद भी वहां बैठा रहा। उस शूटर सवार का नाम विक्रम सिंह था। उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि आज रात वहां कुछ और लोग आने वाले थे और सुबह हमें उनके साथ रवाना कर दिया जाएगा। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। मुझे उनकी नीयतों पर शक हो रहा था। सन्यासी वासुदेव का रवैया भी बड़ा पुरस्कार सा हो गया था। मेरी छठी इस बता रही थी कि हम किसी और बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं।